हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज चालू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़। एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग क्या कवर करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो स्टेटिस्टिक्स का है, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोग करके जाएंगे। इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप लोग पढ़ तो रहे हो पर एमसीक्यूज़ एक बार भी आप गो थ्रू नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि एमसीक्यूज़ में मार्क्स कूट रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा रिपीट होता है कि 15 से लेके 18 तक एमसीक्यूज होते हैं ना, वो बार बार रिपीट होते हैं, वो बुक के ही होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बार बुक के एमसीक्यूज से फटाफट से गो थ्रू कर लेंगे, ताकि हम लोग को एग्जाम में बुक के एमसीक्यूज के मार्क्स हमारे कटे नहीं। एमसीक्यूज में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है, इसके लिए चलो फटाफट से कवर करते हैं। फर्स्ट, विच मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो कौन सा मेथड कवर होता है, ये हमारा आता है फिक्स्ड बेस मेथड। अगर लॉन्ग टर्म वेरिएशन बोले तो फिक्स्ड बेस मेथड। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच कंजम्पशन इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर। क्या बोला हुआ है, लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर। तो लास्पेयर्स इंडेक्स कौन सा आता है, कंजम्पशन ऑफ बेस ईयर। ठीक है, थर्ड आता है विच प्राइस आर कंसिडर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। जब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना हो तो उस केस में हम रिटेल प्राइस कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम इज असाइंड एज वेट्स इन द मेथड ऑफ फैमिली बजट मेथड। बताओ बताओ, फैमिली बजट मेथड में हम लोग कौन सा वेट्स असाइन करते हैं, बताओ। तो एक्सपेंडिचर एज अ बेस मेथड। ठीक है, थर्ड सॉरी फिफ्थ, विच एवरेज इज कंसिडर एज बेस्ट एवरेज। बेस्ट एवरेज किसको माना जाता है, तो हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ऑब्वियसली देखो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होगा थियोरी में, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ध्यान देते हो। इसके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक बार ध्यान से सुन भी लिया ना, तो आपको एग्जाम में ये सब आंसर्स आपके दिमाग में रिपीट होंगे, देखना। चलो नेक्स्ट, विच इंडेक्स नंबर गिव्स आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल। ठीक है, तो हमारा 6 में आंसर आ जाएगा डी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता कौन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर शो करता है। चलो बताओ, प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स। प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ, 4.5 टाइम से। तो करंट ईयर के कंपैरिजन में हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, 4.5 टाइम्स के बाद क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हो बेटा, बाय। अगर 2 लिखा हो ना तो 450, पर बाय मतलब क्या होता है, इसमें हमको 100 प्लस करना पड़ेगा, मतलब 450 प्लस 100 कर दो, कितना होता है 550। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 550। क्या आपका आंसर दिख रहा है, चलो सी। ओके चलो नेक्स्ट, ध्यान रखना अगर यहाँ पे 2 होता है ना तो हम लोग 450 से टिक करते। 4.5 टाइम्स यानी क्या होता है, 100 का 4.5 कितना होता है, 450। पर यहाँ पे बाय लिखा हुआ था, मतलब इसमें 100 प्लस करना पड़ेगा और। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी 0.75 दिया हुआ है। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बेस ईयर 2015 एंड द, तो हमको व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 में। तुम्हारे इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी दिया हुआ है 2016 का 0.75। ठीक है, तो आपको इंडेक्स नंबर निकालना है ना, तो आप करोगे 1/0.75 इंटू 100। चलो कैसे निकालो, कैलकुलेटर करो, 1 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 100, कितना आया हमारा आंसर 1.3333। तो हमको आपका आंसर दिख रहा है 133.33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर 0.5 दिया होता तो तुम क्या करते, इसकी जगह हम लोग लिखते 0.5 लिखते। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाता, देखते फिर अगर 0.5 होता क्या आंसर होता हमारा, 1 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, तो हमारा आंसर हो जाता 200 हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.575, उसके हिसाब से क्या आंसर आता है हमारा 133.33। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर पीपल ऑफ अ क्लास 200 फॉर द ईयर 16 विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2015 कितना होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा, हम लोग ये चारों चार ऑप्शन रीड करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही निकलेगा कि 0.5 इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन, अगर हम लोग ये जैसे हमारा ये इंडेक्स नंबर निकालना था तो परचेजिंग पावर को हमने लिखा था इंटू 100 किया था, तो अभी हमको ये 200 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन पीपी इंटू 100 करेंगे तो पीपी वहां जाएगा, 200 नीचे आएगा, तो आंसर बन जाएगा 1 अपॉन 200 इंटू 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5। तो हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितना होना चाहिए, 0.5 हो रहा है, इसके लिए हमारी आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई पी इज इक्वल टू आई एफ
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है, बताओ, ये ट्रू होता है, ये हमारा ये वाला नहीं होता, ठीक है, ये होता है ट्रू, ये भी नहीं होता। आई एफ इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू आई एल, अगर आई पी इज इक्वल टू आई एफ है तो हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, आई एफ इक्वल टू आई एल इक्वल टू आई पी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हमारा फॉर्मूला क्या था, आई एफ इज इक्वल टू आई पी इंटू आई एल डी अंडर रूट में, ठीक है। तो आपका अगर आई एफ और आई पी सेम है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको ये तीनों सेम हो जाएगा फॉर्मूला पुट करोगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, 20,000 रुपये, ठीक है, इन टर्म 13, हमारा इंडेक्स नंबर कितना है 2015 का 130, तो हमारा अभी का 2015 का हमारा इनकम कितना हो जाएगा, तो देखो हमारा 2013 का दिया हुआ है, आपको इनकम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000, 2015 का आपको दिया हुआ है इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है 130, तो करो 20,000 इंटू 130 डिवाइड बाय 100 करो कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 26,000, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वेट इज असाइंड एज एक्सपेंडिचर टू द प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0, तो कौन सा वेट असाइन होगा, वेट सॉरी प्राइस रिलेटिव में हम लोग कौन सा वेट असाइन होगा, पास्ट के केस में, पास्ट लास्ट पे का फॉर्मूला क्या है, P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100, पास्ट का फॉर्मूला क्या है P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, तो आप देख पा रहे होगे बेस में हमने क्या लिया, यहाँ पे P0 Q0, यहाँ पे P0 Q1, तो वेट यानी बेस होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा P0 Q1 का आएगा, ये रहा सी, हमारा सी आंसर आएगा, ठीक है बेटा। चलो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया, सेकंड चैप्टर की ओर क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे हमारे आंसर शीट भी आप साइड पे खोल देते ताकि आपको एक बार सपोर्ट रहेगा, आपको भी आप भी चेक कर पाओगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट इन विद कोरिलेशन व्हाट डू यू कॉल द ग्राफ इफ द पॉइंट्स ऑफ द पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आर शोन इन अ ग्राफ, अगर हम लोग एक ग्राफ में हम लोग पॉइंट्स रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्कैटर डायग्राम, एक मिनट, इसको बोला जाता है स्कैटर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम, अब देखो ये सिंगल लाइन जा रही है जिसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली पॉजिटिव, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये देखो ये डाउन जा रहा है पर ये टेढ़ा वाला डाउन जा रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या है पार्शियली नेगेटिव, आपको मैं रिवाइज करवाऊँ, देखो इसको बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव, इसको बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव, और ऐसा ऐसा जाए मतलब क्या होता है ये पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what is the value of r if all the points related to scatter diagram line on a single line only, अगर सिंगल लाइन में हमारा आंसर आ रहा हो तो या तो वो +1 होगा या तो वो -1 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रेंज क्या होता है 0 से लेके सॉरी -1 से लेके 1 तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यही आंसर है ना, इसका आंसर दिया हुआ है 5 में सी दिया हुआ है, ओके मेरा रॉन्ग है, यहाँ मैं भूल गया, यहाँ पे अंडर ये भी आएगा, ठीक है, एंड इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, ये सी नहीं आएगा हमारा, ये देखो दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन के नीचे यहाँ पे इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो मैंने गलती से ये टिक कर दिया, एग्जाम में आपका ऐसा ही होगा, आप गलती से ये टिक कर दो, पर ध्यान रखना आपका आंसर में इक्वल टू भी आता है, ठीक है। If measurement unit of the weight is kg, height is centimeter, what can you say about the measurement unit of the correlation coefficient between them? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, तो हमको ये पढ़ा हुआ है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोई भी यूनिट होता नहीं है, हम लोग लिखा था पीछे केजी सेंटीमीटर, उसका ऐसा कुछ भी हम लोग आर के पीछे लिखते हैं नहीं, उसका आंसर सीधा हम लोग लिख के छोड़ देते हैं, तो केजी सेंटीमीटर कभी भी आता नहीं है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन इफ टू वेरिएबल्स आर वेराइंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में वो सीधे डायरेक्शन जा रहे नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक सीधा जा रहा है एक उल्टा जा रहा है, मतलब एक पूरा नेगेटिव जा रहा है परफेक्टली, तो क्या हो गया ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये हमारा 7th हो गया, हम लोग अभी आ रहे हैं आगे। हाँ, व्हाट डज द न्यूमरेटर इंडिकेट इफ द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल्स पियर्सन, ऊपर का क्या दिखाता है, ऊपर का हमको क्या दिखाता है हमेशा बी कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर्मूला है ना आपको आर इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, तो न्यूमरेटर यानी क्या होता है ऊपर का वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कोवेरियंस एक्स वाई दिखा रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल इन द वैल्यू ऑफ आर, कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है? देखो 0.98 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो क्या बोला, नॉट पॉसिबल ढूंढना है, पॉसिबल नहीं ढूंढना है। तो हमारा ये ऑप्शन तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी रेंज -1 से लेके 1 तक होती है। तो 1.07 तो बात मतलब इसके पहले आता है ना, 1.07 इसके -10, तो इसके लिए हमारा ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, u इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स, वाई इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, ठीक है। अगर सी एक्स ग्रेटर 0 है, सी वाई ग्रेटर 0 है, देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा? तो हमारा ये वाला तो करेक्ट नहीं होता, मतलब ये तो इक्वल होना चाहिए, ये ग्रेटर नहीं, ये भी गलत है, हाँ ये इक्वल होना चाहिए, यानी x, y है ना वो u, v से इक्वल होता है, ठीक है। तीनों फॉर्मूला से आंसर हमारा सेम आता है, इसके लिए आर भले एक्स वाई से ढूंढो या यू वी से ढूंढो, आंसर हमेशा सेम यानी इक्वल आता है। आपको याद होना चाहिए बी के फॉर्मूला में, यानी बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स था, ठीक है। आर वाले चैप्टर में ये दोनों इक्वल ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी अलग अलग होता नहीं है। नेक्स्ट, इफ आर एक्स वाई इक्वल टू 0.7 तो आर प्लस 0.2, हाँ देखो अब यहाँ पे साइन चेक करो, 0.7 ही आंसर आएगा, पर ये प्लस माइनस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ता है। यहाँ पे साइन चेक करो, ये पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर वही का वही रहेगा, यानी x y का बराबर, यानी 0.7 ही आंसर रहेगा, ठीक है। r इक्वल टू माइनस एक्स वाई, जीरो r का मतलब क्या हुआ 0.5, तो r देखो r x, y हमारा आंसर कितना आया 0.5 नेगेटिव में, यहाँ पे y नेगेटिव में था, x नेगेटिव था, इसीलिए अब आर एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, x का जो माइनस था उसको आपने y में ट्रांसफर कर दिया, तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना बेटा, ठीक है, सिंबल से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा -0.5, ठीक है। 12 में भी आंसर हमारा आ रहा है बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल 0, फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। ओके, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इसका वैल्यू कितना हो गया 0 अपॉन एन स्क्वायर, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ गया 0 तो बचा क्या 1 माइनस 0, इसका आंसर कितना आया 1, तो हमारा आंसर आएगा 1 सी। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ यूजुअल नोटेशंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स और आर वाई हमेशा इक्वल हो तो हमारा आंसर ऑब्वियसली कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। अब आर एक्स और आर वाई इक्वल है तो ऑब्वियसली सिग्मा डी स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्यों? क्योंकि देखो आर एक्स और आर वाई इक्वल है तो इसका मतलब डी का वैल्यू 0 आएगा, डी मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो आर एक्स में से आर वाई माइनस करूंगा तो कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं, इसका आंसर 0 आएगा, तो 0 डी अगर 0 आया तो डी स्क्वायर कितना आएगा 0, तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और हमने अभी देखा कि सिग्मा डी स्क्वायर अगर 0 हो तो हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा 1 ही आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, in method of rank correlation what is sum of difference of the ranks of two variables, अगर two variables का रैंक, अरे भाई सिग्मा x माइनस एक्स बार y, अगर सिग्मा x माइनस एक्स बार के लाइन का टोटल कितना होता है, हमेशा 0 होता है ना, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0, 15 में a दिख रहा है आपको, ठीक है। सर समझ नहीं आया, कुछ नहीं बेटा, देखो हम लोग x लिखते हैं, y लिखते हैं, फिर x माइनस एक्स बार लिखते हैं, फिर एक कॉलम बनता है y माइनस वाई बार का, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का कॉलम का टोटल क्या बनता है, हमेशा 0 बनता है, और y का माइनस वाई बार का कॉलम भी कितना होता है 0 ही होता है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का हम लोग टोटल लेते हैं और y माइनस वाई बार का स्क्वायर लेते हैं, पर इसका सिंपल लिखे तो हमेशा 0 ही आता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, अगर रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, रिवर्स मतलब क्या होता है उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा हो तो हमेशा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा ना, हमें रिवर्स बोले या फिर ऑपोजिट बोले तो दोनों का मीनिंग क्या होता है नेगेटिव ही होता है, r इक्वल टू -1। नेक्स्ट, इन यूजुअल नोटेशंस विच टर्म इज एडेड इन सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, अगर रैंक रिपीट हो रहा हो तो सिंपल है ना, फॉर्मूला क्या है रिपीटेशन का, m³ माइनस m अपॉन 12, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू विल यू गेट बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड इट्स रेवेन्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, यानी क्या देखो कौन सा टाइप का कोरिलेशन मिलेगा आपको अगर आप यूनिट सोल्व करते हो और आपके यूनिट में रेवेन्यू के बीच में, तो मेरे साथ परफेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ परफेक्ट पॉजिटिव ही आंसर,
ठीक है। अब जितने यूनिट सोल्व करोगे उतना ही आपको रिवेन्यू मिलेगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, परफेक्टली पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, ये हमने चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया एकदम अच्छे से, सारे क्वेश्चन समझ के। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना बेटा, तो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर रिवीजन भी नहीं है और एग्जाम आ चुकी है, इतना नज़दीक है आप एग्जाम के, ठीक है, या टेस्ट के नज़दीक हो एकदम, तो आपको ये ऑप्शंस और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, थोड़ा बहुत याद करके जाना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा एग्जाम में आप राइट लिख के आओ। ठीक है, जब देखो अगर टाइम बचा हो ना, टाइम आपके पास टाइम हो, तो जब टाइम बचता है ना, तो उस केस में समझना बेटर होता है। टाइम बचे तो समझ लो, ठीक है, और टाइम नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, ये दो ऑप्शन बचते हैं। देखो ऐसा हर बार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को समझ के ही करना है। ठीक है, हमेशा टाइम हो तभी समझना चाहिए। टाइम नहीं है और एग्जाम नज़दीक आ रही है, तो फिर याद करना ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी तो क्लियर करनी है ना, याद करके किसने फिर क्या ही उखाड़ लिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको याद भी करना चाहिए और टाइम हो तो समझ भी लेना चाहिए। दोनों ही हो सकता है। ठीक है, चलो आजकल से बच्चे याद ही करते हैं, इसके लिए मैंने ये पॉइंट बोला कि समझना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होता है, फंक्शनल रिलेशन बोले, फंक्शनल रिलेशन, तो इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, रिग्रेशन आता है। इसका आंसर हम लोग खोल देते एक बार आपके ऑप्शन, आपके रेफरेंस के लिए। यस, फर्स्ट में आएगा रिग्रेशन। बेस्ट फिटेड लाइन कौन सी होगी, बेस्ट फिटेड लाइन कौन सा होता है, लीस्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपके तीन मेथड होते हैं, पता है ना आपको, एक तो होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है कार्ल पियर्सन, जिसको हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं, और तीसरा हमारा है वो तीसरा कौन सा था, एवरेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मतलब लीस्ट स्क्वायर है ना, वो हमेशा परफेक्ट आंसर देती है। इसके लिए हमारा बेस्ट फिटेड मेथड कौन सा हुआ, लीस्ट स्क्वायर मेथड हुआ। आपको फॉर्मूला याद है ना, बी निकालो, फिर ए निकालो, और फिर वाई कैप निकालो, ये हमारा ही था। ठीक है, तो ये वाला मेथड जो है ना, वो परफेक्ट आंसर देता है। नेक्स्ट, इन यूजुअल नोटेशंस बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई इन द यूनिट ऑफ, फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर आएगा सी। वाई से एक्स ऐसा ढूंढते हैं, एक्स से वाई नहीं होता, तो गलत ऑप्शन सिलेक्ट करके मत आ जाना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एक्स, नहीं ये फॉर्मूला नहीं होता। बी वाई एक्स, ये भी स्क्वायर तो हमने दिखा ही नहीं है डायरेक्टली, ये भी नहीं होता। यस, ये हो सकता है, तो हमारा आंसर आया डी। ठीक है, नेक्स्ट, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू विच पॉइंट, कौन से पॉइंट से हम वो रिग्रेशन लाइन पास होती है, तो ऑप्शन आएगा ए, एक्स बार और वाई बार के थ्रू। एरर का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई कैप। ठीक है, रिग्रेशन लाइन इज यूज्ड इन द स्केल ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स एवरेजमेंट कॉस्ट, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, आंसर सी आएगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल्स ऑन एवरेजमेंट कॉस्ट। 8th ऑप्शन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x, y ऑन x को डिनोट करता हो वैसा कौन सा रिग्रेशन लाइन है, ये मुझे नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। y कैप का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एक्स, हाँ ये बार मुझे लग रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 8 में क्या आएगा, सी, यस करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिकम 0, कौन से वैल्यू के लिए हमारा, अगर r हमारा क्या होगा, तो हमारा b 0 हो जाएगा। तो b का फॉर्मूला कौन सा होता है, r अपॉन r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, तो 0 चाहिए ये, तो हमारा ये 0 होगा तभी 0 होगा ना, तो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, देखो डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इन स्टडी ऑफ रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, परफेक्ट। ठीक है, इफ रिग्रेशन लाइन इज y कैप इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, y ऑन x इक्वल टू 20, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ y ऑन x इक्वल 20, हमको एस्टिमेट निकालना है, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू 20, तो हमको एस्टिमेट का फॉर्मूला, अच्छा हाँ 20 पुट करो यहाँ पे, x की जगह 20 पुट करो, तो 10 प्लस 3 इंटू 20 करो, कितना होता है 320, ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 10 70, तो हमारा आंसर आएगा सी। 11th में सी आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इफ रिग्रेशन लाइन इक्वल टू ये, बी कितना होगा, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो बेटा, इसको हमारा फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स, यानी कि देखो वाई कैप का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी एक्स, वाई लेफ्ट साइड है, बाकी सब कुछ राइट साइड, तो वाई को छोड़ के सब कुछ राइट साइड डाल दो, तो हम कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 50 इज इक्वल टू 0।
अब देखो y को छोड़ के सबको भेज दो वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 3y रखता हूँ इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो y को छोड़ के आप भेज दो, y इज इक्वल टू 50 माइनस 2x अपॉन 3। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 का x। फॉर्मूला क्या होता है y कैप का, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो b की जगह क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, -2/3 दिख रहा है, -2/3। तो -2/3 है, हाँ है ना, c। तो ऑप्शन आएगा c, 12th में आ रहा है हमारा ऑप्शन c, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, y कैप इक्वल टू 30 माइनस 1.5x। तो y बार और x बार कितना निकलेगा, कुछ नहीं है, y कैप इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5x, ये a प्लस बी एक्स। तो a का वैल्यू आ गया 30, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 30। a का फॉर्मूला क्या है, y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, ठीक है, इसको 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे x बार कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और b कितना आएगा, y बार माइनस b कितना दिया हुआ है, b यहाँ पे देख के मालूम चल रहा है कि यहाँ पे 1.5 है, तो 1.5 आ जाएगा। x इंटू एक्स बार कितना है 10 इज इक्वल टू 30। तो y बार माइनस, अब देखो 30, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल 30। तो y बार इज इक्वल टू 45, हमारा आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो हमारा 45 आंसर आ रहा है कहीं पे, यस आ रहा है, डी 13 में आ रहा है। क्यों ये गलत दिख रहा है, y बार का वैल्यू 30 45, क्या कुछ गलत किया अपन ने। a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, y बार की जगह हमने यहाँ पे 1.5 रखा, a का वैल्यू हमारा आया 30 में हमने b का वैल्यू, ओके यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे b का वैल्यू -1.5 है, कितना है -1.5, ठीक है। तो -1.5 इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा ना, 30 में से प्लस 15 है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो आंसर आएगा ये 45 नहीं आएगा 15। देखो कितना क्लोज रखा हुआ है इन्होंने कि आप लोग गलती करो और मार्क्स काट लो, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैंने गलती की -15 रख के, देखो मैं भी आपके साथ प्योरली पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे से गलती हो सकती है, तो आपसे भी गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना ये गलती आपसे ना हो। b की वैल्यू हमारी 1.5 नहीं है, b की वैल्यू कितनी है, -1.5 है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, u दिया हुआ है इतना, v दिया हुआ है इतना, बी वाई एक्स ना दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी यू वी इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, ठीक है। तो बी वाई एक्स ना है 7.5 इज इक्वल टू बी यू वी फाइंड करना है, सी वाई कितना है, सी वाई यानी कि वी के नीचे यानी ये 2 है, सी एक्स कितना है, यू के नीचे कितना है 10। चलो सॉल्व करो इसको, 10 यहाँ ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमारा 7.5 इंटू 2 अपॉन इंटू 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 75 अपॉन 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 37.5। तो हमारा आंसर आ रहा है 37.5, सी आ रहा है यहाँ पे 14 में कितना आ रहा है, सी एग्जैक्टली हमारा आंसर मैच हो रहा है। R equals to 0.8, how much part of the total variation is dependent variable can be explained by the regression model। हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर 0.8 है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो हमको रिग्रेशन मॉडल देखे ना, तो हम लोग आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर को दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं, या रिग्रेशन रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां पे आर बोला हो और रिग्रेशन मॉडल फाइंड करना हो तो आर का स्क्वायर लगाना चाहिए, मतलब 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं, 64% बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। इसी तरह से हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है, आसानी से हो गया। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था और ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी था, इसके लिए आपको ध्यान से एक बार वापस सुनना पड़ेगा, और आपको समझ आ गया तो वेरी 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 गुड, और अपनी पीठ भी थपथपाना, ठीक है। नेक्स्ट, ये छोटा ही है, देख लेते लास्ट में, फटाफट ओके। आपके पास एग्जाम नज़दीक होगी, इसके लिए मुझे भी आपके लिए फटाफट से खत्म करना है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
हाँ, फर्स्ट दिया हुआ है विच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ड्यू टू सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट हो तो हमारा रेगुलर आंसर आना चाहिए। वेरिएशन इज शोन इन डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक। तो इसमें कौन सा हमारा फॉर्मूला क्या रैंडम लगेगा, क्या ट्रेंड लगेगा, क्या सीजनल लगेगा, या साइक्लिकल लगेगा। देखो डिक्रीज इन प्रोडक्शन ये रैंडम है, यानी कि कुछ बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, रैंडम आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेम द मेथड फॉर फिटिंग द लीनियर इक्वेशन फॉर टू फाइंड लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, इसका आंसर आएगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। लीनियर, अगर लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है ना, इक्वेशन पता है ना, हमारा आता है y कैप निकालना होता है a प्लस बी इंटू एक्स, नहीं मतलब t लगाते हैं हम लोग। तो ये फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, हाउ डू यू शो द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। कौन सा हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन यूज होगा ये वाला, टी की एस टी सी टी और आर टी, सबका क्या होता है बीच में प्लस होता है, चारों के चार हम लोग प्लस करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम सीरीज का, नेक्स्ट है, इसमें आएगा आंसर सी टी। विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। कौन सा चीज इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना, ऑप्शन आएगा ए रैंडम कंपोनेंट, ठीक है, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस आर ड्यू टू साइक्लिकल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट की वजह से कौन सा होता है, डिक्रीज इन द शेयर प्राइसेस ड्यू टू रिसेशन इन द शेयर मार्केट। देखो साइक्लिकल मतलब क्या होता है पता है ना, वो बूम पीरियड, ये बहुत सारे पीरियड आते हैं हमारे, ये नहीं मतलब एक तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो यहाँ पे होता है रिसेशन पीरियड, यहाँ स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ से नीचे होता है तब रिसेशन पीरियड होता है, तो यहाँ बूम होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स दिखे ना, रिसेशन वाले, बूम पीरियड दिखे या बॉटम पीरियड दिखे, तो वो वाला चीज क्या होता है, साइक्लिकल को शो करता है, ठीक है, इसलिए हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, द ट्रेंड इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम द टाइम सीरीज इज कितना है, ये है हमारा ट्रेंड, तो अप्रैल महीने का कितना होगा, ठीक है। तो बताओ अप्रैल में कब आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये 1 2 3 और 4, तो t का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 4 पुट करो, तो 1.5 इंटू 4 कितना होता है 30.1 प्लस 1.5 इंटू 4, ये आ जाएगा 6, 30.1, तो इसका आंसर आना चाहिए 36.1, तो सी आंसर आना चाहिए। क्या 8 में सी आ रहा है, यस सी आ रहा है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्चुएशंस इज द इफेक्ट ऑफ सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट की वजह से इफेक्ट आता है, वैसा कौन सा होता है, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द स्कूल वेकेशन। पता है ना, सीजन चेंज होती है, समर वेकेशन आएगा, टूरिस्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे को वेकेशन होता है, इसके लिए क्या होता है सीजन। आपको एग्जाम्पल दिए हुए सारे, तो कौन सा एग्जाम्पल सीजनल कंपोनेंट शो कर रहा है, तो टूरिस्ट वाला शो कर रहा है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस उसको एलिमिनेट करने के लिए मेथड ऑफ मूविंग एवरेज यूज होता है। इसी तरह से हमने पार्ट 1 के जितने भी एमसीक्यूज थे उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, तो टेक्निकल भी थे, थोड़े इजी भी थे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच।